दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं क्लास 9th के मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर साइंस। इसका सेकंड पार्ट है जिसमें नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो कैसे हो सकता है? नंबर एफ है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तापमान परिवर्तन का प्रभाव। जब हम पदार्थ की अवस्था में तापमान में परिवर्तन करते हैं तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसमें आप देखिए, ठोस का तापमान बढ़ाने से उसके कणों की काइनेटिक एनर्जी, जिसे गतिज ऊर्जा भी कहते हैं, बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण कण तेज गति से कंपन शुरू कर देते हैं। ऊष्मा के द्वारा ऊर्जा की आपूर्ति होने से कणों के बीच का आकर्षण बल कम हो जाता है और वे अपना निश्चित स्थान छोड़ देते हैं। उसके पश्चात स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब है, जब सॉलिड को मेल्ट करेंगे, गर्म करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी के कारण पार्टिकल इधर उधर मूवमेंट करना शुरू कर लेते हैं और अपने प्लेस छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जिससे वो पिघल जाते हैं। तो वो कौन सी कंडीशन आती है? अब इसका नेक्स्ट देखिए, मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं वातावरण या दाब पर जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, ताप के परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ है जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है जिस टेम्परेचर पे, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका एग्जांपल हम आइस को लेते हैं, राइट। आइस जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ़ है वो पिघलकर पानी में कन्वर्ट हो जाती है। और द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग आल्सो नोन एज फ्यूज़न, इस प्रक्रिया को, मेल्टिंग की प्रक्रिया को फ्यूज़न भी कहते हैं। अब बात आती है लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा की। तो हम गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? इसको हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। मतलब इसमें क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ऊष्मा का परिवर्तन हो रहा है। वह ऊष्मा जो पदार्थ के इकाई द्रव्यमान द्वारा अवशोषित की जाती है, जिससे ठोस से द्रव, द्रव से गैस में परिवर्तन होता है, या यह परिवर्तन रिवर्स होते हैं। इसको गुप्त ऊष्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ताप परिवर्तन से संबंधित नहीं रहता। तो ये आप लेटेंट हीट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन में मतलब है गलना। हम बोलते हैं कि कोई चीज़ गल गई, पिघल गई, यहाँ पे गलना शब्द उसी से संबंधित है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का क्या हो गया? तापमान में परिवर्तन किए बिना जूल में ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 kg ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर kg। मतलब बर्फ़ को पानी बनने के लिए इतनी एनर्जी की, लेटेंट हीट की आवश्यकता है, राइट। अब बात आती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब पहले क्या आती? गलन की। सॉलिड पिघल के क्या बनता है? लिक्विड, और लिक्विड पिघल के वेपर बन जाता है। अब जब जो वेपर बनेगा तो उसकी लेटेंट हीट क्या होगी? तापमान में परिवर्तन किए बिना जूल में ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 kg द्रव को गैस में परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ऊपर वाले में क्या था? 1 kg ठोस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, और इसमें क्या है? 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए, दैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। तो यहाँ पे देखिए, जब वाटर इवापोरेट होता है तो किस में होता है? कितनी लेटेंट हीट चाहिए? 22.5 गुणा 10⁵5 जूल पर kg। अब ये तो थी मेल्ट से संबंधित, राइट। अब है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिसे हम क्वथनांक भी कहते हैं। तो वातावरणीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है, उस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। मतलब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में। जैसा कि हम देखते हैं पानी को, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया या क्वथनांक हो गया। 0 डिग्री सेल्सियस को हम 373 केल्विन भी कहते हैं। अब बात आती है सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन की। इसकी जो परिभाषा है, जब कोई ठोस
गर्म करने पर सीधे भाप या गैस में परिवर्तित हो जाता है तथा जब कोई भाप ठंडी होकर सीधे ठोस में परिवर्तित होती है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल कैम्फर या कपूर। जब आप कपूर जलाते हैं तो वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट से सीधा गैसियस स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आप ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं देख रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, और लिक्विड को हीट ज़्यादा देते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और गैस को जब ठंडा करते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, और लिक्विड को जब और ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता रहता है। इस प्रकार से यह प्रोसेस चलती रहती है। ये एग्जाम्पल है जो दे रखा है वाटर का। वाटर इस प्रोसेस से काम करता है। अब चर्चा करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अभी तक हमने चर्चा की कि जब टेम्परेचर में चेंज होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है पदार्थ पर। अब चर्चा करेंगे कि जब प्रेशर पे परिवर्तन होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट। तो दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है, पदार्थ की अवस्था दाब के बढ़ाने या घटाने से भी परिवर्तित होती है। गैसों को दाब के द्वारा कम तापमान पर द्रवीकृत किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक वायुमंडलीय दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। और जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है इसको सूखी बर्फ या ड्राई आइस भी कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि ड्राई आइस किसे कहा जाता है, तो आपने लिखना है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। तो यहाँ पे आप दाब परिवर्तन के प्रभाव में देख पा रहे हैं कि गैसों को दाब के द्वारा कम तापमान पर द्रवीकृत किया जा सकता है। तो ये प्रोसेस कैसे हो सकती है समझते हैं। यहाँ पे ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये 3 सिलेंडर के आकार की आपको संरचना दिख रही है, ठीक है। अब इन तीनों में क्या अंतर है, इन तीनों में भरी हुई है गैस, और सब में जो है गैस के पार्टिकल दिख रहे हैं। सब में कितने पार्टिकल हैं, 6। इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। तो इसमें अंतर क्या है, इसमें आप अंतर ये देख सकते हैं कि ये वाला जो सिलेंडर है इसको पिस्टन की सहायता से इतना दबाया गया है, ठीक है। अभी भी इसके बीच खाली स्थान है पार्टिकल के बीच, तो इसको और दबाने की गुंजाइश है। तो प्रेशर डाल के इसको और दबाया गया बी वाले को, तो यहाँ देखिए इनके बीच स्पेस और कम हो गया पार्टिकल के बीच। और जो सी वाला है इसमें आप देख रहे हैं, जब पिस्टन को और प्रेशर दिया गया और दबाया गया तो ये और नीचे आया और बिल्कुल ये जो पार्टिकल हैं गैस के वो पास पास आ गए। तो आप देख पा रहे हैं इन तीनों में क्या अंतर है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, दाब परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है। ए पे कम दाब है, बी पे थोड़ा ज़्यादा है और सी पे सबसे ज़्यादा है। इस प्रकार हम पदार्थ की जो अवस्था है, कौन सी, गैस की अवस्था, उस पर दाब परिवर्तन के प्रभाव को समझते हैं। और यही एग्जाम्पल जो हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें जो गैस होती है इसी प्रकार दबा के रखी जाती है। और जब हम रेगुलेटर का यूज़ करते हैं गैस निकालने के लिए तो ये पार्टिकल ऊपर आते जाते हैं और उसके अंदर का प्रेशर कम होता जाता है। अब देखते हैं वाष्पीकरण किसे कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें द्रव भाप में परिवर्तित हो जाती है वाष्पीकरण कहलाता है, राइट। एग्जाम्पल, गीले कपड़े जल के वाष्पीकरण के कारण सूखते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। द्रव के कुछ कणों में अन्य की अपेक्षा हमेशा अत्यधिक गतिज ऊर्जा होती है। कुछ कणों में उनके बीच के आकर्षण बल को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है एवं यह सतह से भाप के रूप में आसानी से उड़ जाते हैं। कहने का मतलब है पार्टिकल में जितना क्या होगा, आकर्षण बल कम होगा तो उतनी ज़्यादा वो क्या होंगे, वेपराइज होके उड़ जाएंगे और कपड़े क्या होंगे, सूख जाएंगे। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। तो टेम्परेचर क्या करता है, देखिए आप, द्रव का तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कि आप देखते हैं गर्मियों में क्या होती है, इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है, क्यों कि तापमान बढ़ जाता है। दूसरा, द्रव के सतह का क्षेत्रफल। अब आप देखिए, माना एक गिलास ये है और ये एक थाली है और दोनों में क्या है, पानी है। तो गिलास और थाली में से किस में से सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, तो वो होगा जो पानी किस में होगा, थाली में। क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और इसका गिलास का सरफेस एरिया कम है, इसलिए गिलास से कम वाष्पीकरण होगा और थाली से ज़्यादा वाष्पीकरण होगा।
कहने का मतलब है कि जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा वाष्पीकरण उतना ज़्यादा होगा। तीसरा है वायु में नमी। तो वायु की नमी क्या होती है? यदि वायु में नमी कम रहती है तो वाष्पीकरण की दर उच्च होती है एवं पानी बहुत तेजी से वाष्पीकृत होता है। वायु में उपस्थित जल की मात्रा को नमी कहा जाता है। कहने का मतलब है जब मॉइस्चर कम होगा एनवायरनमेंट में तो इवोपरेशन की प्रोसेस तेज होगी। चौथा, विंड स्पीड या वायु की गति। सिंपल सी बात है, जब वायु की स्पीड बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। अब हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो समझते हैं, वाष्पीकरण के द्वारा ठंडक। तो कैसे होती है इसके द्वारा ठंडक? वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा ग्रहण करते हैं एवं उनके बीच के आकर्षण बल को कम करते हैं। इसके कारण आसपास की ऊष्मीय ऊर्जा की हानि होती है, जिस कारण वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं जो कि हमसे ही संबंधित है। यहाँ पे देखिए, पसीना हमारे शरीर के में तापमान को नियंत्रित करने की प्राकृतिक विधि है। आपको पता है गर्मियों में हमें क्या आती है? स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली होती क्यों है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ये नेचुरल मेथड है। हमारी श्वेत ग्रंथियाँ मतलब सीबेशियस ग्लैंड पसीना उत्पन्न करती है। यह पसीना हमारे शरीर से ऊष्मा लेता है एवं हमारे शरीर के तापमान को कम कर देता है। तो कहने का मतलब जो पसीना है वो क्या करता है? हमारे शरीर से गर्मी कम कर देता है, जिससे हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। दूसरा एग्जांपल, गर्मियों के मौसम में सूती कपड़े पहने जाते हैं। ये कपड़े पसीने से जल को अवशोषित कर देते हैं एवं उसी सिद्धांत पर कार्य करके ठंडक पहुंचाता है, जो हमने ऊपर पसीने का एग्जाम्पल दिया था। तीसरा समझते हैं, एसीटोन एक उच्च वाष्पशील पदार्थ है जो सामान्य ताप पर अत्यधिक तेजी से वाष्पीकृत होता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में यह हाथ से गुप्त ऊष्मा को लेता है एवं द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिससे हमको एसीटोन लगाने पर ठंडक का एहसास होता है। इसका उपयोग अधिकांश महिलाएं या लड़कियां करती हैं नेल पॉलिश को रिमूव करने में। जब वो अपने नेल्स पे इस नेल पॉलिश को हटाती है एसीटोन के माध्यम से, तो उनको वो ठंडक महसूस होती है। तो वहाँ पे भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है और उस समय क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में बदलती है? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। चौथा हम यहाँ पे समझते हैं, कभी कभी हम ठंडे पानी के गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें देखते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वातावरण में जलवाष्प उपस्थित होता है। जब यह जलवाष्प ठंडे गिलास के संपर्क में आता है तो द्रव में परिवर्तित होता है। आप कई बार देखते हो, कोल्ड ड्रिंक लेते हो फ्रिज से और ये माना गिलास है, आपने कोल्ड ड्रिंक गिलास में डाली और बूंदें इसके बाहर की ओर अपीयर हो जाती है, दिखने लगती है। अब ये बूंदें कहाँ से आई? हमने तो हाथ से लगाई थी, पर बूंदें अपने आप शो हो जाती है। तो आपको पता है वातावरण में क्या होती है? नमी होती है या साथ में भाप भी होती है। भाप में क्या होता है? वाटर कंपोनेंट होता है, ठीक है, क्योंकि वाटर ही क्या बनता है? वाष्प बनता है। तो जब हम इसमें ठंडा पानी डालते हैं गिलास में, तो यहाँ आसपास का वातावरण भी, बाहरी वातावरण भी क्या हो जाता है? गिलास का ठंडा हो जाता है। तो इसके वातावरण के आसपास जितने भी भाप हैं वो पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं और गिलास पे दिखना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रोसेस में ये सारी घटनाएं घटती है। अब हम चर्चा करते हैं सम मेजरेबल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट टू रिमेंबर। ये एसआई यूनिट है कुछ क्वांटिटी की, तो इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, टेम्परेचर को हम किस में डिनोट करते हैं? केल्विन में। इसका सिंबल है के। लेंथ को मतलब लंबाई को मीटर में और इसका सिंबल है एम। मास मतलब द्रव्यमान केजी में और किलोग्राम में सिंबल है इसका केजी। वेट को हम डिनोट करते हैं न्यूटन से। वेट का जो मात्रक है वो है न्यूटन और सिंबल है इसका एन। वॉल्यूम या आयतन का मात्रक क्या है? क्यूबिक मीटर और इसको एम क्यू से डिनोट किया जाता है। और डेंसिटी को नापते हैं केजी पर क्यूबिक मीटर और इसको kgm3 से डिनोट करते हैं। प्रेशर का है जो मात्रक है पास्कल और इसको डिनोट करते हैं psa। इस प्रकार ये जो सेकंड पार्ट है पहले चैप्टर का वो पूरा हो चुका है और इसके बाद हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन आंसर की।